आईटीआर फाइल करने के लिए एआईएस को क्यों चेक करना चाहिए और अपना दिमाग क्यों लगाना चाहिए, इस वीडियो में देखेंगे, जिसमें 5 से 6 पॉइंट मैं ऐसे बताने वाला हूं जो आईटीआर 1 फाइल करते समय जरूर चेक करना चाहिए। फ्रेंड्स, ये एक पर्सन का एआईएस है जिसके अंदर सैलरी की इनकम 4,39,000, डिविडेंड 1,705 और इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट 1,425 दिख रहा है। इसका अगर हम आईटीआर 1 चेक करने जाएं तो हमको 3,92,000 का एक ग्रॉस टोटल अमाउंट दिखाई देगा। फ्रेंड्स, ये 3,92,000 कैसे आया कि जो सैलरी की इनकम थी 4,39,000, उसमें से 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन डिडक्ट करने के बाद में 3,89,000 का अमाउंट बचता है और 1,400 और 1,700 इंटरेस्ट और डिविडेंड को अगर मैं टोटल करूं तो 3,92,000 प्रॉपर अमाउंट जो है वो मेरे आईटीआर 1 के जीटीआई में दिख रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पे 9,300 का एक टीडीएस अमाउंट भी दिख रहा है और टोटल टैक्स लायबिलिटी 0 आ रही है। इन्होंने अपनी आईटीआर 1 फाइल करी। आईटीआर 1 फाइल करते ही इनको सबसे पहले आया डिफेक्टिव इनकम टैक्स का नोटिस। रीजन, अब ये 9301 को आप देखिए, ये टैक्स टीडीएस जो कटा है ये मेरा सैलरी के ऊपर नहीं कटा है। वापस से हम इनकी 20 एआईएस में जाते हैं। एआईएस में जाने के बाद में हमको पता चलता है कि इनकी इंश्योरेंस इनकम थी 1,86,000। इंश्योरेंस इनकम पर इनका टीडीएस डिडक्ट हुआ था। अगर आप किसी टीडीएस का क्लेम करते हैं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको इनकम दिखानी होती है, जो इन्होंने नहीं दिखाई, तो इसलिए इनको डिफेक्टिव आईटीआर का नोटिस आ गया। इन्होंने डिफेक्टिव आईटीआर का नोटिस आने के बाद में इंश्योरेंस इनकम वापस से अपनी आईटीआर 1 में दिखाई और फिर जो है अपनी आईटीआर फाइल कर दी। अब वापस से इनके 26A में चलते हैं। यहाँ पर 2 और नए ट्रांजेक्शन दिख रहे हैं, सेल ऑफ सिक्योरिटीज और परचेज ऑफ सिक्योरिटीज। सो इनको दूसरा नोटिस आया कि जो आपने आईटीआर 1 भरा है वो बेस्ड ऑन योर एआईएस में जो ट्रांजेक्शन दिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली है, तो आप प्रॉपर अपना आईटीआर फॉर्म चूज कीजिए। अब इनके ऊपर एप्लीकेबल हो गया है आईटीआर 2, क्योंकि इन्होंने सेल ऑफ सिक्योरिटीज और परचेज ऑफ सिक्योरिटीज में ट्रांजेक्शन किया है। जब ये आईटीआर 2 फाइल करने गए तो इनको यहाँ पर आईटीआर 2 के अंदर जो है वो सैलरी की इनकम ऑटो पॉपुलेट नहीं हो रही है, तो इनको ये लगा कि अब मेरे को सैलरी नहीं दिखानी है। ऐसा नहीं है, आपको सैलरी दिखानी है। अगर इनकम ऑटो पॉपुलेट नहीं हो रही है तो बेसिक सैलरी में जाके जो भी अमाउंट है उसको आप फिल कर दीजिए। तो यहाँ पर जैसे इनका जो अमाउंट है 4,39,195, 4,39,195 ये अमाउंट जो है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। अभी तक हमने पूरे वीडियो में जो 2 पॉइंट निकल के आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि पहला कि आप टोटली रिलाई नहीं कर सकते कि जो भी आपकी आईटीआर 1 में रिफ्लेक्ट हो रहा है वही आपको फाइल करना है। आपको 26A से उसको क्रॉस चेक करना है, जैसे कि इनके केस में हुआ। टीडीएस क्लेम किया लेकिन उसके कोरस्पॉन्डिंग इनकम नहीं दिखाई, तो डिफेक्टिव इनकम टैक्स रिटर्न का नोटिस आ गया। जैसे ही करेक्शन किया, सेल ऑफ सिक्योरिटी और परचेज ऑफ सिक्योरिटीज को भूल गए, तो वापस से करेक्ट फॉर्म चूज करने का नोटिस आ गया। फिर आईटीआर 2 में गए तो सैलरी नहीं दिख रही थी, तो इस केस में इनको सैलरी की इनकम खुद से डालनी है। अब ये सैलरी की इनकम डालने के बाद में जो ये परक्यूजिट वगैरह आ रहा है इन सबको आप डिलीट कर दीजिए। अगर आपके केस में है तो आप इनको फिल कर सकते हैं। इन पर्सन के केस में नहीं था तो मैं यहाँ पे डिलीट कर दूंगा। अदरवाइज क्या होगा कि जब मैं रिटर्न फाइल करने जाऊंगा तो मुझे वैलिडेशन का एरर आएगा। 4,39,195 इनकी ग्रोस टोटल इनकम दिखाई देने लगी है। फ्रेंड्स, इसके बाद भी कुछ चेक्स एंड पॉइंट्स है जो मैं आपको बताता हूँ। सो जैसे ही मैंने इनकी सैलरी की इनकम डाली, ऑटोमेटिकली डिडक्शन आ गई। डिडक्शन आने के बाद में वही अमाउंट 3,89,195 आया। अब मैं इसको कंफर्म कर दूंगा। कंफर्म करने के बाद में अब मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ कि जो इनका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज था, अगर मैं उस पर आप क्लिक करूंगा तो उस पर क्लिक करने के बाद में ये देखिए कि यहाँ पर जो है वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है 1,89,390। इसका रीजन ये था कि क्योंकि इनको सैलरी के साथ साथ अदर सोर्सेज की इनकम भी आ रही है, इसलिए इनके ऊपर और कैपिटल गेन टैक्स भी आ रहा है, इसलिए इनके ऊपर इसको आईटीआर 2 में वो रिफ्लेक्ट हो रहा था, आईटीआर 1 के अंदर नहीं हो रहा था। अब आप लॉजिकली अपना माइंड लगा लीजिए कि आईटीआर 1 फाइल करते समय पहली बात तो जो ऑटोमेटिकली डेटा पॉपुलेट हो रहा है उस पर ध्यान नहीं देना है, एआईएस को देखना है। एआईएस देखने के बाद में भी कुछ ऐसी चीजें जो कि आपकी ऑटो पॉपुलेट नहीं होके आ रही हैं उसको आपको मैन्युअली फिल करना है। टीडीएस अगर आप क्लेम कर रहे हैं तो उसकी कोरस्पॉन्डिंग इनकम चेक कर लीजिए कि वो टीडीएस किसके ऊपर डिडक्ट हुआ है। यहाँ पर अगर मैं आईटीआर 2 की फाइल करने की बात बताऊं तो 1,89,000 इनका ये जो है अदर इनकम में ये हम लोगों ने दिखा दिया। अब 1,89,000 इनका अदर इनकम में दिखा दिया, तो जो इन्होंने 9,000 अप्रोक्स का जो रिफंड क्लेम किया था अब वो एक्चुअल में जो है इनका टैक्स पेएबल आ जाएगा। अभी वो हम लोग देखते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर आपको साथ साथ ये भी दिखा देता हूँ कि जो मेरा
अब देखिए ITR 2 के अंदर जैसे मेरे को यहाँ पे है ना कैपिटल गेन टैक्स कैपिटल गेन का मेंशन करने के लिए कोई भी जो है शेड्यूल नहीं आ रहा है। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि अगर ऐसा आपके साथ होता है तो यहाँ पे शेड्यूल सिलेक्शन है, वहाँ पर जाइए। शेड्यूल सिलेक्शन के अंदर अब जैसे मेरे को ये वाला इनकम वाला देखना है, तो इनकम में देखिए मेरी सैलरी आ रही है, हाउस प्रॉपर्टीज मेरे पास एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन जैसे कैपिटल गेन अब ये मेरे ऊपर है, तो इसको आपको क्लिक करने के बाद में इसको आपको कंटिन्यू करना है। तो ऐसा अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको शेड्यूल में जाकर वो चेक करना है कि वो आपने सेलेक्ट किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। स्किप द क्वेश्चन कर देते हैं हम लोग डायरेक्ट। स्किप क्वेश्चन करने के बाद में अब देखिए कि कैपिटल गेन का जो है मेरे पास में शेड्यूल आ गया। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद में इसमें ध्यान रखिए कि इनका जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो इक्विटी शेयर और म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट में है, तो इसको क्लिक कर लीजिए। इसको क्लिक करने के बाद में आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद में अब ये आपसे पूछेगा कि किसके ऊपर है, तो यहाँ पर ये इक्विटी शेयर और यूनिट ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड आ गया, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में ऐड डिटेल्स। अब ऐसा नहीं है कि आपको 1 बाय 1 जो है पूरा के पूरे ईच एंड एवरी शेयर के बारे में बताना है, आपको कंसोलिडेट जो है उसकी कंसिडरेशन और उसका कॉस्ट बताना है। तो अगर मैं डायरेक्ट जो अपना AIS है उसमें जाकर देखूं तो मेरे पास में 2,78,413 जो है वो सेल्स था। 2,78,413 ये मेरा सेल है, और जो मेरा कॉस्ट ऑफ परचेज है 2,30,000 है, तो 2,30,420 रुपीज़ है। ये मुझे एसएससी ने बताया और मैंने इसको डाल दिया 64,933 ऐड कर दिया। इसके पीछे रीज़न है जो मैं आपको बता रहा हूँ, अभी मैं आपको बताऊँगा। फिर मैंने इसको कंटिन्यू किया, कंफर्म किया। अब कंफर्म करने के बाद में मैं डायरेक्ट आपको लेके चलता हूँ कि इसके ऊपर टैक्स की कैलकुलेशन कैसे हो रही है। टैक्स की कैलकुलेशन लेने के बाद में मैं ये कंफर्म करता हूँ और यहाँ से मैं आपको डायरेक्ट ये बताता हूँ कि टैक्स की कैलकुलेशन कैसे हो रही है और क्यों मैं आपको ये बार बार दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम जो है वो मेरा दिख जाएगा। ये पूरा मेरा कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम दिख गया। इसके बाद में अब हम टैक्स का कैलकुलेशन देखते हैं। सो यहाँ पर मेरा कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम दिख रहा है। यहाँ पर जो मेरा टैक्स का कैलकुलेशन है, टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम, अगर मैं इसमें जाऊँ तो मेरे को जो दिखाई देगा कि 13,000 नॉर्मल रेट से है और स्पेशल रेट से 9,749, मतलब ये मेरा कैपिटल गेन वाला है। अब फ्रेंड्स मैंने इतना क्यों बताया, रीज़न बीइंग क्या है कि उन्होंने मुझे बोला कि AIS से देख के आप सेल और परचेज का अमाउंट डाल दो, मैं टैक्स पे कर लूँगा। जब मैंने उनका सेल और परचेज का ये मैंने खुद से कैलकुलेशन किया, जब मैंने सेल की सिक्योरिटी देखी वो डिफरेंट थी जो मेरे परचेज की सिक्योरिटीज थी। जब मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि ये जो सेल वाली सिक्योरिटीज़ है ये आपने कौन सी ईयर में खरीदी, कौन से ईयर में परचेज की थी, तो उनको समझ में आया कि ये उन्होंने 2 से 3 साल पहले परचेज की थी। इसका मतलब उनका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं हुआ। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में 1 लाख रुपए तक आपको एग्जम्पशन मिलती है। इसका मतलब उनके ऊपर कोई ये टैक्स की लाइबिलिटी नहीं आ रही थी। अगर मैं ये क्वेश्चन नहीं पूछता तो वो 10,000 का टैक्स का पेमेंट कर चुके होते। तो फ्रेंड्स आप भी इसी तरीके से अपने माइंड को अप्लाई कीजिए। जब ITR 1 या ITR 2 फाइल कर रहे हैं ब्लाइंडली जो है AIS, TIS या 26AS के हिसाब से, या जितना भी इंफॉर्मेशन ITR 1 में ऑटो पॉपुलेट हो रहा है उससे रिटर्न फाइल करने की गलती मत करें। तो मैं समराइज करूं 4-5 पॉइंट को, तो जो ऑटो पॉपुलेट हो रहा है ITR 1 में TDS देखिए कि वो किसके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है, उससे कोरस्पॉन्डिंग इनकम को आपको इंक्लूड करना है, अदरवाइज डिफेक्टिव इनकम टैक्स रिटर्न का नोटिस आएगा। शेयर की इनकम है तो ITR 1 फाइल करने की गलती मत कीजिए, आपको ITR 2 फाइल करना है। ITR 2 फाइल जब आप करते हैं तो ईच एंड एवरी इंडिविजुअल असेट्स का शेयर्स का आपको वैल्यू नहीं देना है, फुल कंसिडरेशन और उसकी कॉस्ट डाल देनी है। फुल कंसिडरेशन जब आप डाल रहे हो तो बस ये आइडेंटिफाई करो कि उससे रिलेटेड कितनी सिक्योरिटीज़ है जो 12 महीने से पहले परचेज की गई है और कितनी सिक्योरिटीज़ ऐसी है जो 12 महीने के अंदर अंदर परचेज की गई है, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में टैक्स रेट के लेके कुछ एग्जम्पशंस होती है। फ्रेंड्स चौथा है कि अगर कुछ ऑटो पॉपुलेट नहीं हो रहा है, जैसे कि सैलरी इनकम ऑटो पॉपुलेट नहीं हो रही है, तो आपको मैन्युअली पंच करना है। अगर आप पंच नहीं करेंगे तो बाद में आपको नोटिस आएगा। फ्रेंड्स ये एक वीडियो था, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। टिल देन जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।